डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमर है और मैं बेंगलोर शहर का रहने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपनी जानकारी देना चाहूँगा। मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना चाहता हूँ। 20 साल पहले इस शहर में मेरे पिता ने एक छोटी सी दुकान को खरीदा था। उन्होंने वहाँ पर कपड़े की ये दुकान बनाई और आज 20 सालों बाद उस छोटी सी कपड़े की दुकान को बड़े शोरूम में तब्दील कर दिया है। यहाँ सिर्फ कपड़े ही नहीं मिलते, हमारी एक्सेसरीज, जूते, हर तरह का सामान हमारे इस बड़े शोरूम में मिलता है। इसी के साथ मेरे पिता का दिमाग ज़्यादा तेज था। उन्होंने ना सिर्फ इस दुकान को बनाया बल्कि छोटी छोटी कई और दुकानें इस शहर में खोली जो आज बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं। उन्हें इस दुकान की फ्रेंचाइजी माना जाता है। और किस तरह हम गरीबी से निकलकर मिडिल क्लास पे नहीं पहुँचे, सीधा अमीर ही हो गए। मैं 25 साल का हूँ और आगे पढ़ना नहीं चाहता। इसका कारण ये नहीं है कि हमारे बड़े बिजनेस हैं, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद पढ़ने का मन किया ही नहीं। मैं एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। उसके सामने इजहार भी नहीं कर पाता था, लेकिन आंखों आंखों में जैसे वो भी इशारे कर दिया करती थी। धीरे धीरे प्यार बढ़ता जा रहा था और मुझे लग रहा था कॉलेज खत्म हो जाएगा, वो यहाँ से चली जाएगी। दूसरे ही साल मैंने उसे प्रपोज कर दिया था और उसने ना कर दिया। दिल टूट गया था। कुछ समय बाद जैसे वो खुद ब खुद मेरे करीब आने लगी और कहने लगी, तुमने पहले बताया नहीं, वो शोरूम तुम्हारा है। ये कहकर वो मुझसे प्यार का इजहार कर चुकी थी और मैं समझ ही नहीं पाया कि वो मुझसे प्यार नहीं कर रही थी, मेरे पैसों से प्यार कर रही थी। मैं तो अंधा हो गया था। मुझे लगा पैसों से आप प्यार भी खरीद सकते हैं। वो जहां घूमने जाना चाहती थी मैं टिकट्स करवा कर देता था। महंगी चीज़ें जो वो मांगा करती थी मैं दिला कर देता था। अपनी पॉकेट मनी से उसे सब कुछ लेकर देता था और इस तरह कॉलेज में मेरा प्यार बढ़ता ही गया और वो मेरे करीब आती ही गई। लेकिन समय बहुत कम दिया करती थी मुझे। फ़ोन पर बातें करना उसे पसंद नहीं था। कॉलेज में जब आती थी वो कहती थी किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। छिप छिप कर मुझसे पैसे लेकर चले जाया करती थी और उसने इतने सालों में मुझे एक किस तक नहीं किया था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा था लड़की बहुत ज़्यादा शरीफ है। लेकिन जब 3rd ईयर चलने लगा था, कॉलेज में एक और लड़का आया। उसके पिता पॉलिटिशियन थे और वो बहुत ज़्यादा अमीर था, हमसे भी बहुत ज़्यादा अमीर। और वो कब उससे चिपक गई मुझे पता ही नहीं चला। पूरे कॉलेज के सामने उसने मेरी बेइज्जती की थी और कहा था, मैं तुमसे कभी प्यार कर ही नहीं सकती, तुम तो दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, तुम्हारे चेहरे पर बाल क्यों नहीं आते। इस तरह उसने शर्मिंदा किया था मुझे और वो उस लड़के की महंगी गाड़ी में बैठकर चली गई थी। मैं अपने पिता को आकर कह रहा था मुझे महंगी गाड़ी चाहिए, लेकिन मेरे पिता ने कहा, मैंने गरीबी से शुरुआत की है, तुम्हें भी यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। मैं पिता को मना नहीं कर पाया और मेरा दिल टूट गया। उस लड़की ने कॉलेज में इतनी ज़्यादा बेइज्जती की थी और कहा था, तुमसे कभी कोई खूबसूरत लड़की प्यार कर ही नहीं सकती। और उसका नया बॉयफ्रेंड वो भी मुझे बहुत ज़्यादा बेइज्जत करके गया था। मैं क्या करूं अगर मेरी दाढ़ी नहीं आती। कुछ लड़के होते हैं जिनके चेहरे पर बाल नहीं आते, मेरे चेहरे पर एक भी बाल नहीं आता भौहों के सिवा। मैं इतना शर्मिंदा रहा कि उसके लगभग 6 महीने तक, 3rd ईयर तक मैं किसी से मिलता नहीं था, अकेला रहता था और वो मुझ पर हंसती रहती थी। मैं दोबारा गर्लफ्रेंड बनाना तो चाहता था, उसे सबक सिखाना तो चाहता था, लेकिन सिखा ही नहीं पाया। मैं अपनी औकात जान गया था। मैं सुंदर नहीं दिखता था और जो लड़की मेरे करीब आती थी मैं पहचानना सीख गया था।
पैसों के लिए करीब आया हुआ प्यार हमेशा सिर्फ पैसों से जुड़ा रहना चाहता है। सच्चा प्यार तो दिल से होता है, जो दिल की तार को जोड़कर बनाया जाता है। मैं जिससे भी प्यार करूंगा वो लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, उसके बाद इसे सबक सिखाऊंगा उसके साथ घूमकर। लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। खूबसूरत तो छोड़िए, मुझे एक लड़की भी नहीं मिल पा रही थी जिसे मैं सच्चा प्यार कर सकूं। बस पैसों के लिए करीब आ रही वो लड़कियां मैं आंखों से ही पहचान जाया करता था। जब कॉलेज खत्म हुआ तो मैं आगे पढ़ना नहीं चाहता था। मेरे पिता कहते रहे MBA कर ले। मैंने कहा नहीं करना चाहता, मुझे कॉलेज में बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं है। पिता को बताया नहीं था मैंने कि मेरा दिल कितनी बुरी तरह से टूटा है। और वो लड़की आज भी शहर में घूमती है, हमारे शोरूम में आती है और बार बार चिढ़ा कर चली जाती है कि कैसे मुझे बेवकूफ़ बनाया। वो मुझसे कैश लिया करती थी जिसका कोई सबूत तक नहीं होता। कुछ नहीं मांग पाया मैं उससे। और वो पॉलिटिशियन लड़का भी काफ़ी बार मजाक बना कर जाता है, मिली नहीं कोई लड़की। अबे तुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी। मैं बस इसी तरह नज़रें झुका लेता हूँ। मैं अब उससे दूर जाना चाहता हूँ, इन घटनाओं से दूर। इसीलिए मैंने घूमने का शौक़ बना लिया। ये ज़बरदस्ती बनाया गया शौक़ था। मैं शहर से बाहर जाना पसंद नहीं करता था, लेकिन जाना ही पड़ता था। अपनों से दूर जाकर थोड़ी शांति मिलती थी। 25 साल का हूँ, बड़े बड़े गम लेकर बैठा हूँ। मैं कई बार पहाड़ों में चला जाता हूँ जहाँ कोई जान पहचान वाला ना मिले। अकेलेपन में खुद को निहारने की कोशिश करता हूँ, बदलने की कोशिश करता हूँ। इस बार भी मैं नेपाल घूमने के लिए गया हुआ था और नेपाल के सुंदर सुंदर मंदिरों को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। पहली बार मन कर रहा था कि भगवान में लीन हो जाऊं, मरकर नहीं जिंदा रहकर। मरना कौन चाहता है। वहाँ पर अलग अलग तरह के ज्योतिष मिल रहे थे। कुछ कह रहे थे 50 रुपए में तुम्हारा भविष्य बता सकता हूँ, कुछ कह रहे थे 500 में। मुझे लगा ये क्या भविष्य बताएंगे जो खुद 50 और 500 मांग रहे हैं। इसीलिए मैं वहाँ उन ज्योतिषियों से काफ़ी दूर निकल गया। पहाड़ों में ऐसे मठ थे जहाँ कुछ ऐसे साधु रहते थे जो ज्योतिष विद्या जानते थे। उनसे मिलकर मुझे पता लगा कि वो मेरे बारे में क्या क्या जानते हैं। लड़की का नाम तक बता दिया उन्होंने सिर्फ हाथ को देखकर। तब मैं उनसे पूछने लगा, मुझे भविष्य बताइए, क्या मेरे भविष्य में कोई लड़की है, मैं पहले ही संभल जाऊं। उन्होंने कहा भविष्य बताए जाने के बाद आपका भविष्य बदला नहीं जा सकता, बस पहले जानकर दुख मिलता है। जैसे अगर आपको पता चल जाए कि आप कब मरने वाले हैं तो जो जिंदगी आप खुशी खुशी जीने वाले थे उसे दुख में जीने लगते हैं। मैंने कहा ये प्रवचन देना बंद कीजिए, भविष्य बताइए, मैं जानना चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में खूबसूरत लड़की है या नहीं है। वो हंसते हुए कहने लगे, बदले में तुम क्या दोगे। मैंने अपना हाथ खींच लिया। मैंने कहा मैं 500 नहीं देने वाला, देखिए आप भी वैसे ही निकले। ये लड़की के बारे में कैसे पता किया, कोई जेब से पर्ची वर्ची तो नहीं निकाल ली आपने। तब वो हंसते हुए कहने लगे, ऐसी मदद नहीं चाहिए, पैसों की तो मदद ही नहीं चाहिए। तुम्हें हमारी कुटिया के बाहर वाले से हिस्से को साफ करना होगा, मैं तुम्हारा भविष्य बता दूंगा और अगर तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा हुआ तो तुम्हें खुशी भी होगी। मैंने कहा ये कैसा काम, मैं किसी को बुलाकर यहाँ की सफाई करवा देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, करनी तुम्हें होगी। हठ तुमने किया है भविष्य जानने का, तो ये सफाई तुम्हें करनी होगी। मैं पहले तो सोचने लगा करूं तो क्या करूं, लेकिन फिर मेरे दिमाग ने ये मान लिया था ये शरीर नश्वर होता है। हम इसके अंदर घमंड को भर लेते हैं कि मैं अमीर हूं, तुम गरीब हो, ये साधु है, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं। ये शरीर की चीज़ें हैं, आत्मा सबकी बराबर होती है। आप किसी 80 साल के बूढ़े से भी बात कर रहे हैं तो इज्जत शरीर को देनी पड़ती है कि वो मुझसे बुजुर्ग है। जो उसके अंदर की आत्मा है वो तब बनी थी जब आपकी आत्मा बनी। सब एक जैसे ही होते हैं। उन्होंने जैसे मेरे अंदर का वो घमंड बाहर निकाल दिया, मुझे सफाई पर लगा दिया और मैं भी सफाई करने लगा। सफाई करने में आप छोटे थोड़े ना हो जाएंगे। कुटिया की सफाई करने के बाद मेरा हाथ उन साधु ने बटाया था और वो शाम के वक्त साधु मुझे देखकर कहने लगा था, आंखों में आंसू क्यों है तुम्हारे, आज भी याद करते हो उस लड़की को, उससे आगे निकलना चाहते हो। मैंने कहा सिर्फ आगे नहीं निकलना चाहता, उसे जैसे थोड़ा सबक भी सिखाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना भी खुश हूँ।
तब उस साधु ने कहा था, वो तो तुम होने ही वाले हो। मैंने कहा, क्या क्या सच में? मेरा हाथ देखकर बताइए मेरा भविष्य क्या है, और सच बताइएगा, कोई ऐसे ज्योतिष की तरह नहीं जो 500 या 50 मांग रहा हो। तब उस साधु ने कहा था, दिखाओ हाथ, अब तुम्हें भविष्य जानने का मौका मिल रहा है। मैं उन्हें हाथ दिखाने लगा, लेकिन हाथ पर हाथ रख दिया उन्होंने। लकीरें नहीं देखी, अपने हाथ के जैसे आर पार मेरे हाथ को देख पा रही हूं। और उसके बाद उन्होंने कहा, तुम अगले 2 महीनों में कन्याकुमारी घूमने के लिए जाना चाहते हो या नहीं? मैंने कहा, हाँ। आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा, मैं देख पा रहा हूं। जब तुम वहां जाओगे तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। वहां तुम्हें कोई मिलेगा, तुम्हारा जैसे सच्चा प्यार मिलेगा। वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और वो साधारण लड़की नहीं है। 5 साल छोटी है तुमसे, 20 साल की है, और परी है वो, परी। मैंने कहा, इतनी खूबसूरत? तो साधु ने कहा, खूबसूरती की बात नहीं कर रहा, वो इंसान नहीं, परी है, परी। परियों की दुनिया से, अप्सराओं की दुनिया से धरती पर उतरी हुई एक परी जो तुमसे प्यार करने लगेगी। वहां जो भी होगा उसे अपनाते जाना। किस्मत तुम्हें जानबूझकर उस जगह खींच कर लेकर जाएगी। दूर जाने की कोशिश मत करना, खींचते चले जाना। जैसे एक तेज बहाव वाली नदी होती है ना, जब हम उसमें कूदते हैं, वो नदी बहाव के साथ ले जाने की कोशिश करती है, और हम जानबूझकर कभी इधर बचने की कोशिश करते हैं, कभी उधर। वहां पर भी जो घटनाएं होंगी, बहाव में बहते चले जाना। जहां वो ले जाएगा बहाव, वहां तुम पहुंच जाओगे। मैंने कहा, तो क्या मुझे नदी में छलांग लगानी होगी? मुझे तैरना नहीं आता, मैं मर तो नहीं जाऊंगा? साधु की आंखों में वो लाल रंग देखा था, वो गुस्से से भरी आंखें थी। वो साधु ने कहा, देखो मेरा साधित्व खराब हो जाएगा। मैं तुम्हें मुक्का नहीं मारना चाहता, लेकिन इतना मूर्ख बनने की कोशिश मत करो। समझ तो रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं समय के बहाव की बात कर रहा हूं। नदी के बहाव का एग्जाम्पल दिया था मैंने। वहां जो घटनाएं होंगी उसे अपनाते जाना, जरा भी जिद मत करना, और तुम वहां पहुंच जाओगे जहां तुम्हारा सच्चा प्यार मिलेगा। वो एक परी है, और मैं उसका नाम नहीं बता सकता, वो खुद तुम्हें अपना नाम बताएगी। अब उस साधु ने ये कहा था, और मैं आंखें खुली, समझ नहीं पा रहा था क्या करूं। मेरी जिंदगी में भगवान ने परी लिखी है। साधु के सामने मैं खुश था और कह रहा, आपको क्या चाहिए? साधु ने कहा, जो मुझे चाहिए था वो तुमने कर दिया। कुटिया की सफाई चाहिए थी, वो तुमने कर दी। अब जिंदगी तुम्हें कुछ देने वाली है, उसे अपना लेना। उसे दूर मत भगाना, अपना लेना, सब कुछ मिलेगा तुम्हें। मैंने कहा, मैं परी को दूर क्यों भगाऊंगा? परी जो मुझसे प्यार करती है। मैं हर किसी को अपनाने को तैयार हूं जो मुझसे प्यार करता हो, मेरे पैसे से नहीं। फिर मैं उस साधु से दूर जाना चाहता था। मैं यहां से ही दूर जाना चाहता था। मैंने उस साधु को वापस मुड़कर एक बार कहा था, आप सच तो कह रहे हैं ना? मेरा दिल तो नहीं टूट जाएगा? कहीं दोबारा मेरे साथ मोए मोए तो नहीं हो जाएगा? साधु सोचता रहा, आखिर मोए मोए का मतलब क्या है। लेकिन ये हमें पता है, सबको पता नहीं होता। शायद आपको भी मोए मोए का मतलब तो पता ही होगा। मैं अब नेपाल से वापस आ गया था। अपने उस शोरूम में कुछ दिनों तक काम करने ही वाला था, लेकिन मेरे पिता ने कहा कन्याकुमारी जाकर आना है। वहाँ एक खास काम था जो कुछ समय बाद करना था। थोड़ा पहले ही ऑर्डर मिल गया। मैंने कहा, मैं जाने को तैयार हूँ। किस्मत ले जा रही है तो मैं जाने को क्यों तैयार नहीं होऊंगा? आखिर उस साधु ने कहा था, वैसा ही हो रहा है। कुछ दिनों बाद मैं कन्याकुमारी पहुंच गया। वहां कुछ डीलर से बात करने लगा। वहां के कुछ शहर थे आसपास के, वहां पर हमारा वो कपड़ा भेजा जाना था। लेकिन वहां मेरी गाड़ी खराब हो गई, और मेरी गाड़ी ठीक नहीं हो पा रही थी। समय मिला था 2 दिन का, रिम ही टूट गया था। इसी के साथ जो शॉकर थे वो भी जैसे खराब हो गए थे। मैंने कहा, ये किस्मत है, मुझे रोकना चाहती है। मुझे यहाँ कुछ मिलने वाला है, क्यों ना इस इलाके में घूमना शुरू करूं। दूर के खास वो जगह, वो मंदिर देखूं, कुछ खास चीजें और देखने की कोशिश करूं। शायद मेरी किस्मत उस परी तक ले ही जाए। मैं घूमता रहा मंदिरों में कुछ दिनों तक। वहां बहुत मजा आया, लेकिन फिर गाड़ी ठीक हो गई। मेरे वापस जाने का समय था।
लेकिन वो परी नहीं मिली मुझे। आंखों से आंसू आ रहे थे। क्या मैं उस परी को ढूंढ नहीं पाऊंगा? मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और भगवान को याद किया। भगवान मेरी मदद कर। क्या मैं खाली हाथ जाने वाला हूँ? क्या फिर से मेरे साथ मोए मोए होने वाला है? मैंने गाड़ी स्टार्ट की, तभी इंजन से धुआं निकला और इंजन काम करना बंद। वो मैकेनिक था जिसका चेहरा उतरा हुआ था। शायद उसने कोई तार गलत लगा दी थी जिससे इंजन में खराबी आ गई। उसका चेहरा इतना उतरा था जैसे बड़ा खर्च हो गया हो, और उसका जो मालिक था वो गुस्से से भरा था। वो उसे पीटना चाहता था, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुस्से की कोई बात नहीं है, मैं कुछ दिन और रुक सकता हूँ, आप इस गाड़ी को अच्छे से ठीक कीजिएगा। वो समझ नहीं पाए मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूँ। मेरा तो नुकसान हुआ है, लेकिन क्या बताता उन्हें, मेरी किस्मत बहाव के साथ ले जा रही है। अब अगले दिन मैं घूमने के लिए ऐसी जगह जाने वाला था जहां कश्ती से जाया जाता है, उन नदियों में, जंगलों के बीच से। कहते हैं वहां पुराने गांव हुआ करते थे। उन गांव में कुछ कबीले वाले लोग रहा करते थे, और एक ऐसा आदमी जिसने मुझे अजीब शब्द कहे थे। उसने कहा, मैंने सुना है यहाँ एक गांव है पानी में बसा हुआ, परियों का गांव। वो परियों के गांव तक जाना बहुत मुश्किल होता है। खुद कश्ती चलानी पड़ती है, खुद चप्पू चलाने पड़ते हैं, और जिसके भाग्य में हो वो उन परियों को देख पाता है। मैं उस बड़े गांव तक पहुंच गया। उसके बाद की नदियों में कश्ती चलाकर जाना पड़ता है, खुद अकेले और अंधेरे में। कहते हैं कि लालटेन लेकर जाना पड़ता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं। मैंने पूछा क्यों, क्या वो जादुई दुनिया है? उन्होंने कहा नहीं, वहाँ पानी पड़ने के कारण हर इलेक्ट्रिक चीज़ खराब हो जाती है, लालटेन कभी खराब नहीं होती। मैं समझ नहीं पाया आखिर वो सही शब्दों में क्यों नहीं बयां कर पा रहा था। मैं उस कश्ती को लेकर अंधेरे में आगे बढ़ता गया। उस कश्ती के आगे वो लटकी हुई लालटेन मुझे ऐसा एहसास दिला रही थी जैसे मैं जादुई दुनिया में जा रहा हूँ। वहाँ काई उस पानी के ऊपर थी, चप्पू मैं चलाता जा रहा था। मैं मोबाइल तक नहीं लेकर आया था, और यहाँ बहाव मुझे एक दिशा में ले जा रहा। साधु की बात याद आ रही थी, बहाव में बहते जाना है, बहते जाना है। मैं बहाव में बहता गया, आगे झरना आ गया और मुझे लगा मेरा सर फटेगा, अब मुझे चप्पू चलाने ही पड़े। मैं किसी साधु की बात सुनकर मरना नहीं चाहता, चप्पू तो चलाने होंगे। झरने के नीचे बड़े बड़े पत्थर थे, अगर मैं गिरता मेरे शरीर के 2 हिस्से हो जाते। भले ही वो लालटेन लोहे की थी, वो नहीं टूटती, मेरा सर तो नरम था ना, वो टूट जाता। चप्पू चलाता हुआ मैं अलग दिशा में जैसे बहने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो बहाव तेज था। मैं चप्पू तो चला रहा था, वो कश्ती और दिशा में नहीं जा रही। वो जो लोग थे मुझे अकेले यहाँ भेजना चाहते थे। उन्होंने मेरा सारा सामान रखा था, जिसमें पैसे भी थे। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। वो मुझे लूटना तो नहीं चाहते थे। कहीं उन्हें ये पता तो नहीं कि मैं यहाँ भटक जाऊंगा और झरने से गिरकर मर जाऊंगा, सारे पैसे उनके हो जाएंगे। मुझे तो बेवकूफ़ बना दिया। ये परियों के किस्से को इस तरह मन में संजोए हुए मैं पागलपंती कर चुका था, जो मेरी मौत का कारण बनने वाली थी। लेकिन अब क्या किया जा सकता था? बहाव ने उस कश्ती को जैसे खींच लिया, और झरने से मेरी कश्ती जब नीचे गिर रही थी, वो एक एक सेकंड जो मौत के करीब होता है बहुत लंबा होता है। वो क्षण आप घंटों की तरह बिता सकते हैं। मैं धीरे धीरे नीचे जा रहा, गहराई बहुत ज़्यादा थी, मैं गिरकर मरने वाला था। लेकिन अचानक झरने के पानी में मेरा मुंह गया और मैं कुछ देख ही नहीं पाया। वो कश्ती समेत मैं नदी के बीच से निकला था। वो कश्ती कहीं टकराई ही नहीं, मैं कहीं टकराया ही नहीं। मैं नदी के ऊपर निकला था, वो लालटेन बुझी तक नहीं और मैं गीला भी नहीं हुआ। ये क्या हुआ? यहाँ ये क्या हुआ? मैं कुछ समझ नहीं पाया। लेकिन दृश्य बदल चुके थे। आसपास वो घने पेड़ जिन पर लटकी हुई कई सारी लालटेन दिख रही थी। वो लालटेन जलाई गई थी, पुरानी नहीं थी। रोशनी ही रोशनी, खूबसूरती, जलते हुए दिए। ये जैसे मैं किसी अलग शहर में आ गया हूँ। फट्टों से बनी हुई वो दुनिया, सड़कें थी। एक कश्ती मैंने वहाँ बंधी हुई पाई और वहीं पर मैंने अपनी कश्ती को भी खींच कर ले जाने की कोशिश की। बहाव नहीं था वहाँ, पानी जैसे रुका हुआ था। पीछे से पानी नहीं आ रहा था, बस रुका हुआ प्रतीत होने लगा।
और मैंने अपनी उस कश्ती को उस दूसरी कश्ती के साथ बांधकर उन फट्टों पर पैर रखा। यहाँ तो जैसे खूबसूरती का मायना ही बदल चुका था। पेड़ों पर लगी हुई लालटेन जैसे दिवाली में रोशनी होती है, लेकिन यहाँ ये छाया हुआ धुआं और कई बीच बीच में लाल रंग की रोशनी जो पेड़ों से निकल रही थी, जैसे पत्ते चमक रहे हों। ये पेड़ अनदेखे अनदेखे से थे, कभी नहीं देखे ऐसे पेड़। खूबसूरती के जैसे तरीके में बदलाव किया गया हो। इन फट्टों पर चलते चलते मैं जैसे स्वर्ग तक पहुंच गया हूं। मैं लड़कियों के खिलखिलाने की आवाजें सुन पा रहा था। तब मैंने पेड़ों पर बने हुए घर देखे, बड़े बड़े घर जैसे एक पंछी ने बनाए हों, छोटे छोटे धागों से। ऐसा लग रहा था जैसे ये घर इंसानों के रहने के लिए हों। वहां उड़ती हुई लड़कियां दिखी। सफेद पारदर्शी से कपड़े पहने हुए थे उन्होंने, लेकिन हवा में जैसे उन कपड़ों के सहारे उड़ रही हों। खूबसूरत इतनी ज्यादा मेरी आंखें खुल गई। पलकें झपक नहीं रही थी, आंखें दर्द करने लगी। मेरी आंखें बंद होना नहीं चाहती थी, नजरें उनसे हट नहीं रही थी। दुनिया में कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? इन्होंने तो मेकअप भी नहीं किया। ये सच में परियां हैं। उड़ती हुई उन परियों ने जब मेरी तरफ देखा, वो एक झटके से धुएं में तब्दील हो गई। मैं चलकर आगे बढ़ रहा और तब पलकें झपकना शुरू हुआ। जब वो आंखों से ओझल हुई तब पलकें झपकी। उन्हें देखे बिना जैसे रहा नहीं जा रहा था। पहली बार खूबसूरती को इतने करीब से देखा था। उन फट्टों के शहर में चलते चलते आगे बढ़ता गया। क्या क्या नहीं बना हुआ था वहां। जैसे बड़ा फूलों का गार्डन था। वो फूल खूबसूरत थे, अलग थे, कभी नहीं देखे। और वो खुशबू जो चारों तरफ फैली हुई, जैसे परफ्यूम का बड़ा सा ट्रक यहीं पर उलट गया हो, इतनी ज़्यादा वो खुशबू आ रही थी। मैं वहाँ भटका भटका सा था, जैसे जंगल में भटक गया हूँ। लेकिन वो जंगल में लगे पेड़ भी भटके होने का आभास नहीं दिला रहे थे। और एक मधुर सी आवाज़ किसी के गाने की, ये किसी लड़की के गाने की आवाज़ थी जो पीछे से आ रही। और इतनी खूबसूरत मधुर सी ये आवाज़ कानों से अनसुनी की नहीं जा रही थी। खींच रहा था मैं उस तरफ। खींचता खींचता जब मैं उन फट्टों वाले रास्तों से आगे निकला, पानी था वहाँ पर, आगे जाने का रास्ता नहीं। लेकिन मुझे कोई जैसे खींच रहा हो। वो आवाज़ मुझे खींच रही थी। मैंने पानी पर पाँव रखा और मैं डूबा नहीं, पानी पर चल पा रहा था। मैं पानी पर चलता चलता मैं आगे बढ़ता गया। धुंध छंटती गई और आगे फूलों के बीच बैठी एक लड़की गाना गा रही थी। ये गाना था जो धुन की तरह सुनाई दे रहा। शब्द मेरे कानों तक पहुंच तो रहे थे, लेकिन गूंज बनकर टूटे जा रहे थे। शब्द की पहचान नहीं कर पा रहा था मैं, धुन पहचान पा रहा था, मधुर। मैं उसके करीब पहुंचा और मेरे कदम की ये आवाज़ सुनकर वो कहने लगी, क्या तुम वही हो जो मेरी किस्मत का राजकुमार है? मैंने कहा, मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ। मेरे पिता एक शोरूम चलाते हैं, मैं बस उनका बेटा हूँ, अभी कुछ बना नहीं हूँ। तो वो कहने लगी, बातों से तो बिल्कुल वैसे लग रहे हो। ये वैसी ही आवाज़ है जैसे मैंने सुनी थी। भविष्य में मेरा राजकुमार आएगा, मुझे लेकर जाएगा। मैंने कहा, ऐसी भविष्यवाणी सुनकर तो यहाँ तक मैं भी आया हूँ। वैसे सामने से उसकी पीठ नजर आ रही थी और उसका मुंह दूसरी तरफ, लेकिन उसकी वो प्यारी आवाज़, मैं तुम्हारे लिए ही बनी हूँ और तुम मेरे लिए ही बने हो, मुझे ले जाओ यहाँ से। मैंने कहा, मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता और मैंने तुम्हें देखा तक नहीं। मैं कोई धोखा नहीं खाना चाहता, क्या तुम मेरी तरफ देखोगे? उसने कहा, अभी रुक जाओ, कुछ बातें करते हैं। मैं सोन परी हूँ, परियों की दुनिया से उतरी हुई 20 साल की वो परी जो तुम्हारी किस्मत में लिखी है। मैं तुम्हारे सामने इस तरह बैठी हूँ, मन कर रहा है तुम्हें गले से लगा लूं, लेकिन ऐसा भी लगता है तुम मुझे नकार दोगे। मैंने कहा, क्या तुम सच बोल रही हो? 20 साल की मेरी किस्मत में भी वैसा ही लिखा है, लेकिन डरता भी हूँ, कहीं मैं धोखा ही तो नहीं खा रहा। तब उस परी ने कहा था,
मैं उस लड़की की तरह धोखा नहीं दूंगी, हमेशा तुम्हारी बनकर रहूंगी। वो लड़की तुम्हारी किस्मत में थी ही नहीं और मैं बहुत खुश हूँ। ऐसी लड़की तुम्हारी किस्मत में चाहिए भी नहीं थी। जब कुछ अच्छा मिलना हो तो भगवान छोटी मोटी बुरी चीज़ों को आपके पास भेजता है। वो आपको परखता है और तुम परखे गए और संभल गए। इसीलिए हमारी किस्मत हमें एक दूसरे के साथ ले आई। मैं भी हंसकर कहने लगा, तो चेहरा दिखा दो, मैं भी देखूं आखिर मेरा सच्चा प्यार कैसा दिखता है। उसने अपना चेहरा घुमाया और मुझे लगा था सबसे खूबसूरत परी ये होगी, लेकिन ये तो 80 साल की एक बूढ़ी थी। उसे देखते ही मेरी आंखें फट गई और मेरी आंखें बार बार झपके जा रही थी। उन खूबसूरत परियों को देखकर आंखें झपक नहीं रही थी और इसकी बार मेरी आंखें बंद होने को कर रही थी। मेरी आंखें खुद कह रही थी, मत खोल इसे, मत खोल, मत देख, ये क्या है। मैंने कहा, तुम तो बुढ़िया हो, मैं तो किसी परी से मिलने के लिए आया हूं। उसने कहा, तुम तो छोटे बच्चे लगते हो, तुम्हारे तो दाढ़ी तक नहीं आई, मुझे भी लगता है तुम कोई और ही हो। मैंने कहा, वो दाढ़ी नहीं आई, वो मैंने शेव की है, मैं 25 साल का हूं। उसने कहा, शेव की है, इतने ज्यादा साफ। मैंने कहा, वो मैं शेव करने के बाद वैक्स भी करता हूं चेहरे पर, इसलिए बाल नहीं आते। लेकिन तुम तो बूढ़ी हो, मैं तो किसी परी से मिलने आया हूं जो 20 साल की है, मेरे लिए धरती पर आई है। उसने कहा, वो मैं ही हूं जिसकी शादी इंसान से होगी, लेकिन तुम तो बच्चे हो और मैं बूढ़ी नहीं हूं, मैं 20 साल की ही हूं। मैंने कहा, तुम जल्दी जवान तो नहीं हो गई थी जो बुढ़ापे तक भी पहुंच आई। वो मेरे करीब आई, मेरी आंखों में देखकर, मेरे माथे को देखकर, मेरे हाथ को देखकर कहने लगी, ये तो तुम ही हो, तुम ही मेरी जिंदगी में लिखे हो। ये देखो, हम दोनों के हाथ की रेखाएं, दोनों की हाथ की रेखाएं बिल्कुल एक जैसी, और ये काला निशान हाथ के बीच, मेरे ये बर्थमार्क था और उसके हाथ में भी वैसा ही बर्थमार्क, बिल्कुल दिल बना हुआ हम दोनों के हाथ पर। हम दोनों की किस्मत एक जैसी थी, लेकिन वो मेरा हाथ पकड़ना चाहती थी, उसका बूढ़ा हाथ, और मैं हाथ खींचे जा रहा, छोड़ दो, छोड़ दो। वो कह रही थी, तुम ही हो मेरे राजकुमार। मैंने कहा, राजकुमार छोड़ो, तुम तो बूढ़ी हो, मैं तुम्हारा नहीं हो सकता। उसने कहा, तुम मेरी किस्मत में लिखे हो, तुम ही हो, सच में तुम ही हो। मैं पीछे की तरफ चलना शुरू हो गया, वो मेरे पीछे पीछे आने लगी। मैंने कहा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं तो शायद गलत जगह पर आ गया, ये बूढ़ी परी थोड़े ना चाहिए थी। उसने मुझसे कहा, देखो, तुम्हें वापस आना होगा, तुम्हें वापस आना होगा, तुम मेरी मदद करो, मुझे आज़ाद करवाओ, मैं हमेशा यहाँ रहूँगी, मैं यहाँ हमेशा फंसी रहूँगी। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी आत्मा तो आज़ाद हो जाएगी जब तुम बूढ़े होकर मर जाओगे। मैं कैद रहूँगी यहाँ हमेशा के लिए, मैं कैद रहूँगी यहाँ हमेशा के लिए। सिर्फ तुम हो जो मुझे आज़ाद करवा सकते हो। मैं पानी में कदम रखना चाहता था, लेकिन अच्छा होने का एक नुकसान होता है, जब आपसे कोई मदद मांगता है आप मना नहीं कर सकते। भले ही वो बूढ़ी थी, परी थी, मेरी किस्मत में लिखी थी, लेकिन उसने मुझसे मदद मांगी है, वो परेशान है तो मैं मदद करूँगा। पीछे मुड़ा और मैं कहने लगा, देखो, मैं तुम्हें आज़ाद करने में तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें देखने के बाद भी तुमसे प्यार नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। उसने कहा, ज़रूरी नहीं है कि तुम मेरे बनो, कभी कभी एक तरफा प्यार भी होता है जिसमें बहुत खुशी मिलती है। ये हमारी किस्मत में नहीं बताया गया कि हम एक हो जाएंगे या नहीं, लेकिन हम दोनों का सच्चा प्यार हम ही हैं, कोई और नहीं। मैं तुमसे प्यार करती रहूँगी, भले ही तुम मेरे बनो या ना बनो, बस मेरी मदद कर दो, एक बार मुझे आज़ादी दिला दो। मैंने हामी भर दी और उसने बताया कि मुझे आज़ाद करवाने के लिए तुम्हें सबसे पहले इन 5 पत्थरों को यहाँ से निकालकर अपने बैग में डालना होगा। अपने बैग में डालो। मैंने वो सारे पत्थर निकाले, अपने बैग में डाले। जैसे ही बैग में डाले वो पत्थर गायब। फिर वो हंसती हंसती कहने लगी, हाँ, ये हुआ मेरा पहला काम। अब वो पत्थर जहाँ रहेंगे मैं वहीं रह सकती हूँ, यानी तुम्हारे साथ। अब तुमसे दूर नहीं जाऊंगी।
मैंने कहा ये अजीब चिपकू है, देखो मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया, जाओ। उसने कहा नहीं, तुमने आज़ाद थोड़े ना किया, तुमने मुझे खुद से जोड़ दिया। ये पहली चीज़ थी जो हमारे प्यार को पक्की करती। ये पत्थर जिसके पास होंगे वो मेरे सपनों का राजकुमार होगा। पत्थर तुम में समा गए, तुम्हें कुछ शक्तियाँ दे गए और मुझे भी तुम्हारे साथ प्यार करवाने को मजबूर कर गए। अब मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। मैं उसकी आंखों में देख पा रहा था वो मुझसे कितना प्यार करने लगी है, लेकिन एक बूढ़ी परी से मैं भी प्यार नहीं करना चाहता था। भले ही प्यार नजर आ रहा था, लेकिन मैं उससे बचना चाहता था। पानी में छलांगे लगाता उड़ता उड़ता वहां से निकला था, वापिस फट्टों पर आ गया और वो भी मेरी तरह ही छलांगे लगाती लगाती फट्टे के करीब आकर कहने लगी, ओ मेरे प्यारे राजकुमार, कहाँ जा रहे हो? करीब आओ, मुझे अपना लो, मुझे अपना लो, गले से लगा लो। मैंने कहा मैं तुम्हें गले से लगा तो लूँ, लेकिन तुम जितनी बूढ़ी लग रही हो तुम टूट कर गिर जाओगी। हड्डियाँ कैसे इकट्ठी करूँगा मैं? और मुझे ये तक पता नहीं कि तुम्हारा अंतिम संस्कार होता है या तुम्हें नदी में बहाया जाता है। वो थोड़ा गुस्सा हो गई थी, लेकिन फिर कहने लगी, मेरे प्यारे राजकुमार, गुस्सा तो जायज़ है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी रहूँगी। तब मैंने उसको कहा था, देखो चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा, जो है बस है, चली जाओ। मैं यहाँ किसी परी से प्यार करने आया था और तुम तो बुढ़िया मिल गई। मेरे करीब आने की कोशिश मत करो, भागो यहाँ से। मैंने ये कहा, वो फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन मुझे लगा यही मौका है यहाँ से भाग निकलने का। अगर वो मेरे पीछे पड़ गई मुझे छोड़ने वाली नहीं, और परियां पता नहीं क्या क्या कर सकती हैं, मैं सोचना भी नहीं चाहता था। जल्दी से फट्टों से निकलते हुए मैं उस कश्ती में जाना चाहता था। जैसे ही मैं उस कश्ती में बैठा, मैंने रस्सी को खींचकर उस फट्टे से निकाला तो एक उड़ती हुई बहुत खूबसूरत परी पास के पेड़ के ऊपर बैठकर कहने लगी, कहाँ जाने वाले हो इस कश्ती को लेकर? पानी में हमेशा के लिए भटकते रहोगे और तुम्हें तो भूख प्यास भी लगती है, मारे जाओगे। दूर जाने की कोशिश मत करना, भटक जाओगे। मैंने कहा मैं वापस जाना चाहता हूँ। अब उस परी ने कहा, ऐसे वापस नहीं जा सकते। परियों की दुनिया में आया तो जा सकता है किस्मत से, लेकिन जाने के लिए अनुमति चाहिए होती है किसी परी की। मैंने कहा, तो मुझे अनुमति दे दो। उसने कहा, तुम कौन से मेरे मामा के लड़के हो जो तुम्हें अनुमति दूं? भागो यहाँ से, तुम भटकते रहो। मैंने तो तुम्हें समझाना था क्योंकि मैं दिल की अच्छी हूँ, बाकी तुम खुद समझदार हो। तुम्हें यहाँ किस्मत अगर लेकर आई है तो वो कुछ करवाने के लिए लेकर आई होगी, वो करो और चले जाओ। मैंने सोचना शुरू किया मेरी किस्मत क्या करवाने के लिए लेकर आई थी। फिर उस बूढ़ी परी का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। सोन परी, नहीं नहीं नहीं, मैं उसका नहीं हो सकता, वो बूढ़ी परी। तभी उस परी ने कहा था, भटकोगे, मारे जाओगे, परियों की दुनिया में रह नहीं पाओगे और बाहर निकलना असंभव है। उससे अनुमति लो तो बच पाओगे, वरना हमेशा के लिए भटकोगे। मैं कश्ती में चप्पू मारता मारता वापस आना चाहता था उस फट्टों की दुनिया से दूर, लेकिन मैं चप्पू मारता मारता काफ़ी समय भटका। निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वो जैसे पूरा इलाका गोल गोल था। मैं वहाँ चप्पू चलाता रहा, घूमकर फट्टों के करीब आता रहा, दूर नहीं जा पा रहा था। थक गया मैं 3 घंटों में। फिर मैं उस कश्ती को बांधकर फट्टे पर चढ़ा और अब ढूंढ रहा कोई परी को जो मेरी मदद कर दे। मैं और परियों को देखना चाहता था, ढूंढना चाहता था, ढूंढ नहीं पाया। अंत में पानी पर चलता हुआ उस गार्डन में गया और उस बूढ़ी परी को मिलकर कहने लगा, अनुमति दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे अनुमति दो। और उसने कहा, हमारी किस्मत जुड़ी है, तुम यहाँ से तभी जा सकते हो जब तुम मुझे यहाँ से लेकर जाओ या मुझे मार कर जाओ। दोनों में से एक चीज़ तुम्हें करनी होगी। ये कांच का बना खंजर मेरी पीठ में घुसा दो, मैं यहीं मर जाऊंगी, फिर तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारे पास मेरी अनुमति होगी। मैं उस कांच के खंजर को हाथ में पकड़कर ये सोच रहा, क्या मुझे ये करना चाहिए? लेकिन अच्छा होने का एक नुकसान है, आप ऐसे निर्णय नहीं ले सकते। मैंने उसे फेंक कर कहा, यह मैं नहीं करने वाला, मुझे यहाँ से
सही सलामत निकलना है, कोई कातिल बनकर नहीं निकलना है, अनुमति दो मुझे। उसने कहा, मैं अनुमति नहीं दे सकती, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी तभी तुम यहाँ से निकल सकते हो। मैंने कहा, तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा जिसको सबक सिखाना था, जिसके सामने अच्छा बनना था। मैं तो बहुत बुरा फंसूंगा, मैं तुमसे शादी कैसे करूं, तुम्हारी उम्र 80 साल है। उसने कहा, मैं उम्र पर कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन 50 साल तक ही। मैं 50 साल की औरत बन सकती हूँ, उससे ज़्यादा जवान नहीं। मैं भी शापित हूँ। उसके बाद वो 50 साल की औरत बन गई। चलो, बूढ़ी से तो सही ही थी, थोड़ी ठीक ठाक दिखती थी, खूबसूरत तो थी, लेकिन चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। परी आधी खूबसूरत लड़की की तरह लग रही थी वो, लेकिन इतनी बूढ़ी से भी प्यार नहीं कर सकता था मैं। ये तो मेरी माँ की उम्र की थी। मैं अब उसे कह रहा, अब मैं क्या करूं? मैं तुम्हें अगर अपने साथ ले जाऊं तो तुम मुझे बाहर निकलने दोगी? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, तुम्हें कुछ सहना होगा, तुम सह पाओगी? उसने कहा, मुझे अपने साथ रखो, सब कुछ सहने को तैयार हूँ। मैंने कहा, तुम्हें मेरे घर में काम वाली बाई बनना होगा, तुम मेरे करीब रह पाओगी, इस तरह से तुम मुझे देख पाओगी, एक तरफा प्यार कर पाओगी और किसी को कुछ बताना नहीं। इस तरह हम दोनों की दोस्ती भी बनी रहेगी। उसने हामी भर दी बिना एक बार भी सोचे और मुझे अनुमति देकर उस कश्ती को दोबारा पानी में डुबोया और मैं वापस उस पानी के बहाव के उल्टे निकला था, झरने के ऊपर चढ़ता हुआ। वापस मैं उसी जगह था, उसके साथ, और वो लोग जो हंस रहे मुझे कश्ती देकर पहले, अब उनके चेहरे उतरे हुए। तुम वापस आ गए, कैसे परियां दिखी? मैंने कहा, परियां तो नहीं दिखी, इस औरत ने मेरी मदद की बहुत अच्छे से। और मेरा सामान निकालो। वो मेरे बैग खोल रहे थे, सारा बैग उन्होंने वापस भरा। कुछ लड़ने को आ रहे, लेकिन वो परी मेरा फ़ायदा करवा रही थी। उसने जो शक्तियाँ दी थी, मैं उससे थोड़ा ताकतवर हुआ था। दो के जैसे गर्दनों को पकड़कर उनके टकले आपस में टकरा दिए मैंने, तो वो दोनों बेहोश। ताकतवर था मैं। वहाँ अपना सामान लेकर निकला और वापस मैं अपने घर आ गया। माँ पूछ रही थी, ये औरत कौन है? मैंने कहा, नहीं, काम वाली बाई है। माँ, इसे रखना होगा, देखो मैं सौदा करके आया हूँ। माँ ने कहा, ठीक है। अब वो परी मेरे घर में सफाई का काम करने लगी थी। खाना इतना अच्छा बनाती थी कि मैं क्या ही करूँ, लेकिन उसकी नज़रों में मेरे लिए प्यार, वो मुझसे देखा नहीं जाता था। मैं उसे कहता, मैं तुम्हारा नहीं हो सकता, लेकिन वो हमेशा कहती रहती, मैं तुम्हारे लिए बनी हूँ, तुम्हारे हमेशा करीब ही रहूँगी, जैसे रखना चाहते हो वैसे रख सकते हो। अगले 10 दिन तक वो घर में काम करती रही और मुझे पहले लगा था कि मैं उसे इस तरह बेइज्जत करूँगा तो वो खुद ब खुद भाग जाएगी, लेकिन वो वहीं काम करती रही। कुछ नहीं कहा उसने। उसके पास कुछ शक्तियाँ थी जिससे आसानी से काम कर पाती थी, लेकिन किसी को एहसास होने तक नहीं दिया उसने। 10 दिन बाद मैं उससे मिलने के लिए छत पर जाया करता था। छत पर अंधेरे में वो मुझसे कुछ बात कर लिया करती थी और बस उसने इतना सौदा किया था, अकेले में 5 मिनट कभी उससे बात कर लिया करूं। 10 दिनों में मुझे उस पर तरस आने लगा था और मैंने उसको कहा था, तुम्हें मुझसे दूर चले जाना चाहिए, मैं तुम्हारा नहीं हो सकता, समाज हमें अपनाने नहीं देगा, बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। मैं चाहता हूँ तुम चली जाओ, अपनी ज़िंदगी जियो, जो करना चाहती हो वो करो, हमारी उम्र नहीं मिलती। उसने कहा, हमारी उम्र मिलती है, मैं 20 साल की हूँ, तुम 25 साल के हो, हमारी ही दुनिया आपस में मिलने के लिए बनी है। मैंने कहा, ऐसा कैसे, तुम तो 50 की लगती हो, तुम 20 की क्यों नहीं लगती, मुझे ये बताओ, तुम 50 से कम क्यों नहीं हो सकती? उसने कहा, शाप, यहाँ मुझे एक शाप है और मैं तुम्हें वो बताना नहीं चाहती क्योंकि मुझे पता है तुम कोशिश करोगे। मैंने कहा, कोशिश करूँगा? कैसी कोशिश? उसने कहा, मुझे मेरा सही रूप देने की कोशिश करोगे और उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं हैरान होकर सुन रहा था, क्या तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर हमारा प्यार बनने के लिए ही यहाँ ये सब हुआ है तो मैं तुम्हें आज़ाद करवा सकता हूँ, तुम अपनी खूबसूरती पा सकती हो, जवान हो सकती हो। उसने कहा, मेरी किस्मत में ये भी लिखा है कि जब तुम मुझे आज़ाद करवाओगे तुम मारे जाओगे। यही कारण है कि मैं तुम्हारा होना तो चाहती हूँ लेकिन तुम्हें मरता हुआ भी नहीं देखना चाहती। मैं अब हैरान था। उसने मुझे जवाब तो दे दिया था लेकिन मरना तो मैं भी नहीं चाहता था।
अब हम एक भी नहीं हो सकते थे। तो मैंने उससे पूछा था कैसे कर सकता हूँ। उसने मुझे बताया वो एक और जगह है जहाँ पर पिशाचों का बसेरा है। पिशाचों के बसेरे में एक बक्सा रखा है जहाँ उसका मुकुट है। उसके सर से उसका मुकुट उतारा गया और वो साधारण बनकर रह गई। उसने अपनी जवानी उस मुकुट में खो दी और हमेशा वो बूढ़ी बनकर धरती पर रहेगी। वो परियों की शक्ति आधी खो चुकी है। अब अगर मुकुट वो दोबारा पहन ले, दोबारा अपनी शक्ति पा सकती है, जवान हो सकती है, लेकिन बदले में मुझे अपनी जान देनी होगी। वहां खतरा बहुत है। उसके अगले 10 दिनों तक मेरी उससे दोस्ती हो गई थी। वो बातें बहुत अच्छी करती थी, जरा भी जिद नहीं करती थी। मेरी सबसे अच्छी दोस्त बनी थी, जो मुझसे ऐसे बातें करती थी जैसे मैं हमेशा किसी से करना चाहता था। कोई मुझसे इतना प्यार भी कर सकता है, मुझे नहीं पता था। मैं 10 दिनों में ठान चुका था उसे आज़ाद करवाऊंगा, भले ही उसके लिए मुझे जान भी क्यों ना देनी पड़े। शायद यही मेरी किस्मत में हो। किस्मत को अपनाना चाहता था। मैंने छुट्टी ली और कहा उसे मैं घर छोड़ने जाना चाहता हूँ। वो बाई अब वहाँ जाना चाहती है, मैं छोड़ कर आता हूँ। ये कहकर मैं अब उन पिशाचों की बस्ती में चला गया था। वहाँ वो बक्से से उसका मुकुट लेकर आना था, लेकिन वो जो पिशाच थे वो खौफनाक होते हैं, वो किसी को भी मार सकते हैं। मैं अब उस पिशाचों की बस्ती से काफ़ी दूर उस परी से बात कर रहा था, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसने कहा नहीं, मैं वहाँ पर गई तो वो मुझे नोच नोच कर मार डालेंगे, जाना तुम्हें अकेले को होगा। मैंने कहा धोखा तो नहीं दोगी ना, वहाँ मुझे इस शिकार के लिए तो नहीं भेजा। उसने कहा तो मत जाओ, हमेशा मैं तुम्हारी मन कर रहूँगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम वहाँ पर मुझे आज़ाद करवाने जाओ। मैंने कहा तो है तुम मारे जाओगे, मरोगे तुम। मैंने कहा वो छोड़ो, अब बताओ वहाँ उनसे बचने के तरीके क्या हैं? उसने कहा वो खून पीने वाले पिशाच हैं जिनके बड़े बड़े 2 दांत होते हैं, वैम्पायर। तुम्हें उनके जैसा लगना होगा, इस तरह तुम बच सकते हो। मैंने प्लास्टिक के 2 बड़े बड़े दांत ले लिए, उन्हें अब अपने दांतों पर लगाया तो मैं भी वैम्पायर जैसा लग रहा था। लेकिन जितने भी वैम्पायर होते हैं उनको जैसे चेहरे पर एक अजीब सी शक्ति का नूर होता है। वो बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। अब वो मैं नहीं दिखता था। तब वो परी कहने लगी इसका तुम्हें एक तरीका ढूंढना होगा, थोड़ा सा मेकअप तुम्हें भी करना होगा। अब उसने मेरा मेकअप किया, मुझे सुंदर बनाया, लेकिन जो चीज़ सुंदर नहीं होती वो तो नहीं होती। मैं कितना सुंदर बन सकता था, ठीक ठाक ही बन पाया। मुझे लगा वहाँ जाऊँगा, बक्सा चुरा कर लेकर आऊँगा और इसे मुकुट पहनाऊँगा, काम हो जाएगा। वहाँ जाकर पता लगा जो मुकुट था वो खजाने में रखा गया था। पिशाचों का खजाना उनके सबसे बड़े घर में होता है और सबसे बड़े घर में सबसे ज़्यादा सुरक्षा। सबसे खतरनाक पिशाच भी वहीं पर होते हैं। हर एक को चकमा देकर उस बक्से से उस मुकुट को लेकर आना था। मैं जब उस जगह पहुंचा, पहले पिशाच ने मुझे देखकर कहा था तुम नए नए बने पिशाच लगते हो, यहाँ क्या कर रहे हो? और अपने दांतों को छिपाओ, कैसे मुंह से बाहर आ रहे हैं? तुम्हें पता नहीं शिकार के वक्त ही दांतों को बाहर निकाला जाता है, संभालो इसे। मैंने जल्दी से मुंह पीछे किया, दांतों को उतारा, जेब में डाला और कहा अब ठीक है? उसने कहा हाँ ठीक है, ऐसे बनकर रहा करो वरना पकड़े जाओगे और खंजर तुम्हारे पिछवाड़े पर घुसा कर तुम्हें कोई मार देगा। तब उस पिशाच ने कहा लेकिन तुम लड़की जैसे क्यों लग रहे हो, जैसे मेकअप किया हो, दाढ़ी कहाँ है तुम्हारी? मैंने कहा मैं दाढ़ी नहीं रखता, ऐसे ज़्यादा स्मार्ट लगता हूँ। उसने कहा शेव तो तुमने की नहीं, ऐसा लगता है जैसे वैक्स की हो, चेहरे पर भी वैक्स करते हो। आजकल के नए नए पिशाच पता नहीं क्या क्या करते हैं, हमारा तो समाज ही बिगड़ रहा है। इस तरह पिशाचों के उन सुरक्षा कर्मियों से मुझे आगे जाने की अनुमति मिल गई। फिर से मैंने प्लास्टिक के दांत लगाए ताकि बड़े बड़े दांत दिखते रहें और मैं पिशाच लगता रहूं। जैसे ही मैं उस बस्ती में गया वहाँ पिशाच ही पिशाच थे, लेकिन उन्होंने अंदर ऐसी कलाकृतियाँ बना रखी जैसे कोई दशहरे का मेला लगा हुआ हो। चारों तरफ आग, लकड़ी की कलाकारी, लेकिन मैं बड़े घर तक जाना चाहता था, खजाने वाला घर, जहाँ उन्होंने कैद की गई चीज़ों को रखा होता है। उन पिशाचों से मिलते मिलते, कुछ से बात करते, उन्हें पता तक नहीं चला मैं पिशाच नहीं साधारण इंसान हूँ। बचते बचाते कुछ से जानकारी ली, कुछ जानकारी को दिया, झूठ बोला,
उस जगह का पता किया जहाँ खजाना रखा जाता है। 10 पिशाच होते हैं उस दरवाजे पर। 10 पिशाचों को चकमा देना पड़ेगा, तब खजाने को देख पाऊंगा मैं। और वहाँ एक महापिशाच होगा। ये वो पिशाच है जिसने परी के सर से मुकुट उतारा था। कहते हैं कि वो निर्दयी है, किसी को छोड़ता नहीं, लेकिन उसकी कमजोरी भी है जो किसी को बताता नहीं। मैं वहां मेहमान था, छिपकर एक घर में रह रहा था जो बड़े से उस कमरे से दूर था। वो महल का कमरा खजाने वाला। बस मैं वहां से झांकता जा रहा था। पूरी रात मैं झांकता ही रहा और जैसे ही दिन हुआ वो सब घरों के अंदर दुबक गए। जो सुरक्षाकर्मी थे वो छांव में खड़े थे और मुझे भी बचते बचाते अब खजाने में घुसना था। किसी तरह वो मुकुट निकाल लूं। बड़े बक्से में रखा है जिसकी पहचान मैं आसानी से कर सकता हूं। मैं उन पिशाचों के बीच से निकलना चाहता था, लेकिन वो पिशाचों ने कोड वर्ड रखे हुए थे। किसी को भी अंदर जाने के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता। 10 पिशाचों ने घेर लिया। मुझे पूछा, क्यों जा रहे हो अंदर? मैंने कहा, सामान रखने के लिए जा रहा हूँ। फूलों की ये माला मुझे अंदर रखनी है। मुझे महापिशाच ने कहा है। वो अब कंफर्म करना चाहते थे, कोड वर्ड में बात करना चाहते थे, सवाल पूछना चाहते थे। मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। वो पूछ रहे थे, हमारे दांत अगर ज़्यादा लंबे हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा, पिशाच खून पीने के बाद उसे सुरक्षित कहाँ रखते हैं? तुम्हें जवाब देना होगा। मेरे पास ऐसे सवाल का जवाब नहीं था। मैं पिशाच थोड़े ना था, मुझे पढ़कर आना चाहिए था। तब उन्होंने मुझे पकड़ लिया और एक पिशाच ने मुझसे मल युद्ध करने को कहा। अंधेरे में वो मल युद्ध कर रहा था। मुझे एक ऐसे कमरे में डालकर पीठ पर खरोंचे मारने की कोशिश कर रहा। मैं ताकतवर हो गया था। वो परी की शक्तियां थी मुझ में, इसलिए मैं ताकतवर था। मैंने उसकी मुंडी पकड़ी, दोनों दांतों को तोड़ दिया। रोता रोता वहां से बाहर निकला और कहने लगा, ये बड़ा शक्तिशाली पिशाच है, इससे मैं नहीं लड़ने वाला। मैं जीत गया। मैं अगर साधारण इंसान होता शायद हार जाता। वो परी की शक्ति ने मुझे जिता दिया और वो वहां से भागा। मुझे अंदर जाने की अनुमति तो मिली। जैसे ही मैं कमरे में पहुंचा, सामने लगा था सिंहासन। उस सिंहासन पर बैठा वो महापिशाच कह रहा, यहाँ क्यों आए हो? किसी को यहाँ आने की अनुमति नहीं है। तुम यहाँ पर आ कैसे गए? मैं अब कांप रहा था। ये तो वही महापिशाच है जिसने परी से मुकुट छीन लिया था। अगर गलती की तो ये मुझे मार देगा। मैं क्या जवाब देता? मैं बस उससे सौदा करना चाहता था। मैं सौदा करने आया हूँ। मुझे वो मुकुट चाहिए, परी का मुकुट। मैं उस मुकुट को यहाँ से ले जाऊँगा, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। राज राज रहेगा। वो कहने लगा, तुम मुकुट क्यों लेने आए हो? वो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो मैं देने वाला नहीं। वो अपने सिंहासन से उठा और मुझे मारने के लिए करीब आया। मुझे भी अपनी ताकत का पता था। गर्दन से पकड़ा और दांत तोड़ने ही वाला था। वो झटके से खुद को बचा पाया। साधारण पिशाच होता शायद मैं उसके दांत ही तोड़ देता, फिर वो अपंग होता, भूखा मर जाता। लेकिन उसने दांत बचा लिए। मुझसे कहने लगा, तुम ताकतवर बहुत ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पिशाचों की बस्ती में कैसे बचोगे? अगर मैंने किसी पिशाच को बुलाया, वो भीड़ आएगी, तुम कितनों को मारोगे? मारे ही जाओगे। अब बताओ, वो मुकुट लेने क्यों आए हो? मैंने कहा, वो मुकुट उधार है तुम्हारे पास किसी का, वापिस उसी देना होगा। उसने कहा, तो परी ने भेजा है, खुद नहीं आ पाई, अपनी चीज लेने खुद नहीं आ पाई। मैंने उसको कहा, तुम मुकुट का क्या कर रहे हो? खजाने में रखा हुआ है, तुम्हें वो वापिस देना चाहिए। तुम इस तरह रखकर क्या करोगे? उसके काम का है। मैं बदले में तुम्हें वो चीज देने को तैयार हूं जो तुम्हें चाहिए। बताओ मुझे, तुम्हें क्या चाहिए? तब वो सोचने लगा था। ऐसे सोच रहा था जैसे सच में उसे चीजें चाहिए थी। वो सोचने में लगा और मैं सामान देखने लगा। वो खजाने में सामान अजीब सा पड़ा था। वहां लड़कियों के अंडरगारमेंट्स रखे हुए थे, मुकुट रखा हुआ था, लड़कियों के कपड़े, ऐसी ऐसी लड़कियों की चीजें थी। और यहाँ जितने भी पिशाच थे सब मर्द थे। मैं सोच रहा, आखिर ये लड़कियों के कपड़े के साथ यहाँ करता क्या है? कहीं इसकी आदतें कुछ बदली तो नहीं?
उसके बाद मुझे ऐसा भी लग रहा था कहीं ये ज़्यादा ही ठरकी तो नहीं। मैं क्या करता, मेरा दिमाग चलने लगा तेज़ी से और दिमाग 1 मिनट में घूम गया। जैसे ही वो कहने लगा, तुम वो चीज़ें नहीं ला सकते, मैं तुम्हारे साथ सौदा नहीं करूँगा। मैंने कहा, सौदा नहीं करना तो मैं सबको सच बता दूँगा, तेरा सच पता चला है मुझे। वो घबरा सा गया। जब वो घबराया मैं समझ गया जो मैं कहूँगा उसे वो मानेगा नहीं। मैंने कहा, यहाँ सारा सामान लड़कियों का क्यों है? मुकुट भी लड़की का, तू देना नहीं चाहता? तुझे लड़कियों के कपड़े पहनना अच्छा लगता है। वो बोला, नहीं नहीं, मुझे नहीं पसंद। मैंने कहा, तुझे लड़कियों के कपड़े क्यों रखे हैं? लड़कियों के गारमेंट्स ये तू पहनता है ना, तू मर्दों को पसंद करता है? उसने कहा, नहीं, मैं मर्दों को पसंद नहीं करता, बस कपड़े पहनना अच्छा लगता है। मैंने कहा, वाह, अब तूने अपने मुंह से बता दिया, यानी कि तू लड़कियों के कपड़े पहनकर अंदर नृत्य दिखाता है। वो रोने लगा था और गुस्सा करने लगा था। ये किसी को बताना मत, तू क्यों बता रहा है? मैंने कहा, तो मुकुट दे दे, सिर्फ एक मुकुट देना होगा, राज का राज रहेगा। और अगर कोई और पिशाच होता शायद ये मुकुट लेता भी नहीं। तुझे ये बुरी आदतें पड़ी हुई हैं, इसीलिए लड़कियों की चीज़ें इकट्ठी करता है। वो रोने लगा था और कहने लगा, मैं क्या करूं, मैं बचपन से ही ऐसा था। मैंने अब उससे वो बक्सा लिया। जैसे ही बक्सा छीना, जैसे उसकी कीमती चीज़ छीन ली हो, वो गुस्से में आ गया और कहने लगा, इज्जत गई भाड़ में, मैं तुझे मार दूंगा। वो मेरे पीछे भागा और मैं आगे आगे। जैसे ही मैं धूप में पहुंचा, वो कमज़ोर लेकिन उसका शरीर जल रहा, वो मुझे छोड़ नहीं रहा। वो मेरे पीछे पीछे और वो झुंड पिशाचों का मेरे पीछे ही जाता गया। एक जगह उन्होंने मुझे घेर लिया, वहीं पर वो परी भी रुकी थी। वो मुझे बचाने के लिए लड़ रही, लेकिन उसकी शक्ति भी इतने पिशाचों के सामने कमज़ोर थी। वो भीड़ ने मुझे घेर लिया और वो पिशाच कह रहा, वो मुकुट मुझे चाहिए, जैसे भी चाहिए वो मुकुट मुझे चाहिए, मैं उसे अपने पास रखूँगा, मुझे बहुत पसंद था। वो शायद कभी कभी मुकुट पहनकर रानी बनने का नाटक करता होगा, यही उसे पसंद था, इसीलिए वो मुकुट देना नहीं चाहता। और मैं ये भी नहीं जानता था करूँ तो क्या करूँ। मैंने वो बक्सा खोला और जल्दी से उस मुकुट को पकड़ा हाथ में। जैसे ही मैंने मुकुट को हाथ में पकड़ा, वो परी कहने लगी, इसे छुआ क्यों? इंसान इसे नहीं छू सकते, इसकी शक्ति असीमित होती है। मैंने उसे छुआ और वो बिजली का झटका मुझे लगा। वो मुकुट मेरे शरीर का हिस्सा बन गया और मेरे दिल की धड़कन बंद। वहाँ 5 मिनट तक मैं लाश बन गया था, मैं मर गया था। 5 मिनट बाद झटके से मेरी आंखें खुली और सब हैरान, ये जिंदा हो गया, ये जिंदा हो गया। और उस परी ने भी मुझे गले से लगा लिया। वो मुकुट मेरे शरीर का हिस्सा बन गया था, उसकी शक्ति भी मुझ में समा गई थी और इसी कारण मैं और ताकतवर था। और धूप में पिशाच कमज़ोर होते हैं। उनके पंखों को पकड़ पकड़ कर मैं ज़मीन पर घसीट रहा। उनके दांतों पर ध्यान था। 3-4 के दांत तोड़े, बाकी खुद ब खुद डरने लगे। अब वो जैसे अपंग हो गए थे, बिना दांतों के खून तक नहीं पी सकते थे। तो सारा झुंड भाग गया और वो महापिशाच भी कह रहा, अब तुम मेरे किसी काम के नहीं, मेरा मुकुट ही खा गए कमीने। वो वहां से जा चुका था और वो परी कह रही, मुकुट तो तुम में समा गया, अब तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगे। मैं बस रो रहा था, जिस काम के लिए आया वो कर ही नहीं पाया, अब मैं क्या करूं। मैं निराशा भरी नज़रों से ज़मीन को देख रहा और वो प्यार भरी नज़रों से मुझे देख रही। मैंने अपने हाथ से वो मुकुट बनाया और कहा, बस एक बार इस तरह मुकुट तुम्हें पहना देता, बस एक बार। मैंने अपने हाथ से वो मुकुट का डिज़ाइन बनाकर उसके जैसे ही सर पर रखा। मेरी उंगलियों से वो मुकुट की धार बनी जो उसके शरीर के अंदर शक्ति को समाने लगी और वहाँ वो इतनी खूबसूरत बन गई, मेरे सामने खड़ी थी। उसे उसका रूप मिल गया था मेरे छूने से। जो मेरी शक्ति उसमें गई वो मुकुट की शक्ति भी थी और वो जवान हो गई, 20 साल की, इतनी खूबसूरत, मेरी आंखें बंद होने का नाम नहीं ले रही। ये तो उन परियों से भी ज़्यादा खूबसूरत थी, सोन परी, और उसकी आंखों में वो प्यार मेरे लिए था और मैं भी बहुत खुश, लेकिन मैं शर्मिंदा भी था। वो मुझसे इस तरह प्यार करती रही और मैं सिर्फ उसकी खूबसूरती के लिए उसे पाना चाहता था।
उसने मुझे पहले ही माफ़ कर दिया था। वो मुझसे माफ़ी चाहती ही नहीं थी और इस तरह हम एक हो ही गए। जब मैं घर आया मेरी माँ पूछ रही थी वो काम वाली कहाँ चली गई। मैंने कहा उसे मैंने वहाँ छोड़ दिया, वो कह रही थी शहर में मन नहीं लग रहा। फिर मेरी माँ पूछ रही ये लड़की कौन है। मैं शर्मिंदा होकर कहने लगा माँ मैं इससे शादी करके आया हूँ, वो कबीले में ये लड़की रहती थी, मुझे खूबसूरत लगी, मैंने इससे शादी कर ली। मेरी माँ ने मुझे बहुत पीटा था लेकिन साथ साथ ये भी कह रही थी तो जैसे को ये इतनी सुंदर लड़की कैसे मिल गई। यही हाल मेरे पिता ने किया। 10 दिनों तक मुझे बहुत पीटा और मुझसे बात भी नहीं की। अंत में उन्होंने उसे स्वीकार ही लिया। इतनी खूबसूरत बहू शायद उन्हें कभी मिल ही नहीं सकती थी। और यही सवाल मेरे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, सबने पूछा उससे कि उसे मुझ में दिखा क्या। मेरी तो दाढ़ी तक नहीं आती, लेकिन अंत भला तो सब भला। उसकी आंखों में प्यार कभी कम हुआ ही नहीं। 1 महीने बाद जब मैं शोरूम में बैठा था उसे भी साथ वाली सीट पर बिठाया करता था। वो थी ही इतनी खूबसूरत, आंखों से दूर करना ही नहीं चाहता था और अपना काम भी तो सिखाना था। जब वो लड़की जो कॉलेज में मुझसे प्यार का बहाना लगाती थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी, वो मुझे देखकर हंसना तो चाहती थी लेकिन मेरे साथ बैठी उस अप्सरा को देख वो दोनों इतना जले थे और मैंने बाकी खुद ब खुद जला दिया। वो परी, उसकी बातें भी काफ़ी मेरे जैसी हो गई थी। उन्हें देखते ही कहने लगी आप दोनों भाई आए हैं, आप क्या देखना चाहते हैं, कपड़े या शूज़। उस लड़की ने कहा मैं भाई नहीं हूँ इसका, मैं भी लड़की हूँ। उसने कहा अच्छा मुझे लगा कोई लड़का है, आपके जैसे आंखें बिल्कुल लड़कों जैसी हैं, आप तो लड़का ही दिखती हैं। आपकी शादी हुई या नहीं। ये आखिरी बार था जब वो हमारे शोरूम पर आए थे। इसके बाद मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। सुना बाद में उनका ब्रेकअप हो गया। दोनों कहाँ गए मैं जानना भी नहीं चाहता था। जब आप अपनी ज़िंदगी में खुश हों तो दूसरों की ज़िंदगी के बारे में जानना भी नहीं चाहिए। मैं कैसे बताऊं मेरी ये कहानी का अंत कहाँ होगा। कहानी तो चल रही है, ज़िंदगी कट रही है, बहुत अच्छे से कट रही है और मैं ये भी जानता हूँ ये प्यार कब तक चलेगा। वो अमर होती है और मैं नश्वर हूँ, एक दिन ख़त्म हो जाऊँगा। शायद मेरे अगले जन्म में भी वो मेरा इंतज़ार करे और दोबारा शायद हम एक हों। ये मेरी ज़िंदगी की कहानी थी जो मुझे आपको बतानी थी।